नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए नामांकन वापस होने हैं, जिसको लेकर भाजपा अपने नाराज लोगों को नामांकन वापस करने में लगी है। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय विधायकों और कैबिनेट मंत्री को दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी जगह से ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी से नाराज होकर अपना नामांकन कराया था, वो सब लोग नामांकन वापस ले लेंगे। वहीं भाजपा का साफ कहना है, जो लोग पार्टी के खिलाफ जाएंगे उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वैसे तो चुनाव में संगठनिक कार्यकर्ता जीत दो ही आधार होते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक नई पीढ़ी को, खासतौर पर मैं कहूँ तो मुस्लिम धामी जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष, मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष, गजराज जी हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष ने और सौरभ थपलियाल युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दो पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चे के उस सीमा तक हैं, तो दो पूर्व अध्यक्षों को अवसर मिला है। मैं केंद्र मंत्री को भी आभार व्यक्त करता हूँ। रुड़की की मंगलौर नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि उम्मीदवार चौधरी इस्लाम के भरे दोनों पर्चों के निर्वाचन अधिकारी बड़ी साजिश के तहत निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा, जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए। आगे कहा कि निर्वाचन अधिकारी के फोन की डिटेल निकलवानी भी जरूरी है, ताकि पता चल सके कि किसके इशारे पर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे और इत्तेफाक की बात यह है कि 2003 में भी इसी प्रकार की आपत्ति की गई चौधरी साहब के पर्चे पर, 2008 में की गई, 2013 में भी की गई और 2018 में भी की गई, और चारों बार तथ्यों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चूड़ियां मंगलौर में उन्होंने पहन ली, अच्छा है, और इतना डर, इतना भय भाजपा के लोगों में होना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने निकाय चुनावों से पहले सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने निकायों में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कराए, जो निंदनीय है, और जनता भाजपा सरकार को निकायों में सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और जो भी लोग नाराज हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और इसमें बहुत सारे लोग जो है टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, टिकट मांगने का काम करते हैं, लेकिन टिकट तो सबको नहीं दिया जा सकता है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। टिकट तो एक ही को मिलना है। निकाय चुनाव भी है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी होंगे, महत्वपूर्ण है और कांग्रेस हर चुनाव को जो है पूरी गंभीरता के साथ लेती है। हमारी ये कोशिश रहती है, ये प्रयास रहता है कि हम चुनाव को जीतने का काम करें। और इस चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे और कांग्रेस का परचम 2027 में इस राज्य के अंदर फहराएगा। कांग्रेस मसूरी से खबर है, जहां भाजपा के चुनाव कार्यालय का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, इस बार मसूरी नगर पालिका की पूर्ण बहुमत की बोर्ड भाजपा बनाने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी को बाहरी बताए जाने पर विपक्ष के लिए कहा कि मीरा सकलानी बाहरी नहीं है, पर वो विपक्षियों के लिए भारी साबित होने वाली है। और आगे उन्होंने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता को जनता जवाब देगी। नगर पालिका परिषद मसूरी की हमारी चीवन की प्रत्याशी मीरा सकलानी स्वागत के लिए जो हम कार्यालय खोला है, उसका विधिवत शुभारंभ यहाँ पर किया है। और
भारी संख्या में यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे यहाँ पर उपस्थित थे और दृश्य जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि लोग पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार मसूरी के अंदर हुए, चेयरमैन के तो चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी थी, जिसपे स्टे हो रखा है, स्टे पर वो है। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मन मसूरी की जनता ने बना लिया है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन की प्रत्याशी मीरा भारी मतों से विजयी होने वाली हैं। नगरपालिका परिषद प्रदेश में आबकारी विभाग के लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। आबकारी विभाग इस साल सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगी। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि राजस्व लक्ष्य पिछले साल के मुताबिक 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर बाहुबली वाली प्रक्रिया अपनाई हुई है। सत्ता ने प्रशासन पर दबाव डालकर कांग्रेस पार्षदों का नामांकन निरस्त कराया है, जो भाजपा का चरित्र दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इस रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी न्यायालय जा रही है। जबरदस्ती गलत रिपोर्ट बना करके आपत्तियां लगवा करके और पर्चे खारिज करवाने का काम कर रहे हैं। विधायक खुद बैठ करके जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने जिस प्रकार की हद करी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसमें हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम और हायर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा इस पूरे राज्य के अंदर मेल प्रैक्टिसेस कर रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, ये उनकी बौखलाहट है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसके खिलाफ हाईएस्ट कोर्ट तक हम जाएंगे। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए बुधवार देर रात गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटे। रोडवेज स्टेशन हरकी पौड़ी क्षेत्र पहुंचकर 239 व्यक्तियों को कंबल वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अलावा व्यवस्था और रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रैन बसेरे में रुके व्यक्तियों का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जाए। तो आज 9 वर्ष के दिन पर मैं पूरे जनपद वासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और चूँकि शीतलहर काफ़ी बढ़ गई है, तो जो गरीब और निराश्रित लोग हैं उनको सहयोग करने के लिए एक कंबल वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। इसके अलावा हमारे अलाव भी जगह जगह चल रहे हैं। रैन बसेरों को एक्टिव कर दिया गया है ताकि जो भी निराश्रित गरीब लोग हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है रुकने का, रहने का, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पहल है और मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोगों का आह्वान करूंगा कि सभी लोगों को ऐसे कार्य करते रहने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिला महामंत्री संगठन त्रिलोचन जोशी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीट हमेशा कांग्रेस के दबदबे में रही है। वहीं कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित आधा दर्जन लोगों को पार्टी में शामिल कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। कांग्रेस की नीतियों को लेके, कांग्रेस के संविधान की
विचारधारा को लेके और पार्टी संगठन को लेके आज हमारे कई ऐसे आप पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के साथ कई लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और पूरे समर्पित भाव से कांग्रेस के लिए आजीवन अपना काम करने का संकल्प लिया है। मैं इनको बधाई देता हूँ। पार्टी ने इन सभी लोगों को बहुत सम्मान दिया जब इन्होंने दूसरी पार्टी से कांग्रेस की सदस्यता ली है और हमेशा सम्मान दिया है और सम्मान देने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है और मैं इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। नगरपालिका बड़कोट में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपिल देव रावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन एक शिकायती पत्र पर कपिल का नामांकन पत्र रद्द हो गया। कपिल देव रावत ने बताया कि उनका नामांकन पत्र भाजपा प्रत्याशी की एक बड़ी साजिश के तहत रद्द किया गया। दूसरी तरफ निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश तिवारी ने बताया कि एक शिकायती पत्र के अनुसार डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन रद्द हुआ है। देखो, मेरे जितने भी कागज हैं, मेरे एविडेंस है, पूरे सही लगे हुए हैं। चाहे आप इसमें नगर पालिका की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में, पटवारी की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में। उसके बावजूद भी अगर निरस्त ये किया गया है तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है। देखो, सरकार का भी इसमें दबाव मुझे लग रहा है, क्योंकि सरकार के साथ साथ अगर यहाँ पे उनके साथ गंदे लोग अगर मिले हुए हैं, अतुल रावत जैसे लोग, तो उनका काम ही यही है दिन रात कि किसी अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्तित्व को गिराना है। खबर लोहाघाट से है, जहां बुधवार को सीमेंट लेकर आ रही वाहन नदी में गिर गई। वाहन में चालक सहित एक अन्य युवक सवार था। सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी भी लापता वाहन चालक की तलाश जारी है। मिली थी कि कोई एक गाड़ी जो है रिसोर्स के बीच में गिर गई है और इसलिए हम तुरंत सूचना पर यहाँ पर पुलिस और हम लोग सब लोग आए और सारी रेस्क्यू किया। एक व्यक्ति को हमने निकाल लिया है और उसको 108 के जरिए चंपावत इलाज के लिए दिया गया है। हाँ, मेरी पूरी टीम पहुँच चुकी है। लोहाघाट से लेकर चंपावत में खुद यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे 2 108 एक 108 पीछे बैकअप में खड़ी हुई है और एक पेशेंट को यहाँ से एवोक्यूएट कर दिया, वो DH में भेज दिया गया है। अभी और कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा नीचे कितने लोग गिरे हुए हैं। पूरा हमारी टीम तैयार है बिल्कुल। हमने देखा, मैंने खुद देखा, कुछ ठीक है, चेस्ट रेफर किया गया है। देखिए, अभी काफ़ी गहरी खाई में गाड़ी गिरी हुई है, तो हमारी टीम, हम लोग तैयार खड़े हैं और SDR सब लोग यहाँ, पुलिस सब तैयार है यहाँ पर। अभी जैसे विकेट कर लेके आ सके। हाँ, ईश्वर की कृपा से सही समय से सूचना मिल गई और जिस पर हमने हम लोगों ने त्वरित जो है SDRF और जो है फायर सर्विस के माध्यम से हमारा पुलिस फोर्स मौके पर एकदम पहुँचा है और सभी लोगों ने अपनी तन मन से बहुत मेहनत से काम किया है और फायर सर्विस और आपका SDRF और हमारी लोकल पुलिस की मदद से ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति की जान बच गई है और सुरक्षित उसको जीवित निकालना है। दुर्घटना में जो जीवित व्यक्ति उसके द्वारा 2 लोग थे और एक जो है डैमेज है और दूसरा जो है घायल, गंभीर रूप से घायल है, जो पूर्ण रूप से निकाल लिया गया। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 काशीपुर मार्ग पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रांसपोर्टर को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रांसपोर्टर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। ये जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, ये हमारा नाती है, इसका नाम अफगन है। ये इसने भीरा से गेहूं लोड किया था रामनगर को लाने के लिए। रामनगर से पहले एक चिल्का कस्बा पड़ता है या कोई गांव है, वहां पर अज्ञात गाड़ी वाले ने आकर टक्कर मार दी, जिससे हमारे नाती का वहीं पे मौत हो गई। तो एक गाड़ी इस साइड में थी और एक इधर में थी, अपने साइड में था, लेकिन सामने से गाड़ी वाला आया, गया उसने दोनों गाड़ियों के बीच में गाड़ी को घुसेड़ दिया। जी, मैं कार्रवाई चाहता हूं, जो उचित। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार।
डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सूना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों? न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में पुलिस ने नए साल में यातायात व्यवस्था को सुधारते हुए सकारात्मक पहल की, जिसका रिजल्ट ये रहा कि नव वर्ष मनाने के लिए पहुंचे सैलानियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पहले से रणनीति बनाई थी और वो रणनीति पूरी तरह से कामयाब हुई। इस बार क्योंकि बहुत भारी मात्रा में हमारे द्वारा जो है यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए और साथ ही साथ जो रोड पे जो पब्लिक न्यूसेंस रहता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए अत्यधिक मात्रा में फोर्स भी लगाया गया था, जिसमें कि हमको पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से विभिन्न जनपदों से जो है पीएसी और
फोर्स जो है वो प्राप्त हुआ था, जिसमें कि हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भारी संख्या में वो प्राप्त हुए थे। और कुछ जो हमारे तकरीबन 200 के आसपास जो हमारे हेड कांस्टेबल आरटीसी में ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी प्राप्त हुए थे। और एसएसपी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में हर एक ड्यूटी पॉइंट पर जो है उनके द्वारा स्वयं भ्रमण कर उसको चेक किया गया। इसी का नतीजा था कि कल का जो नववर्ष का पर्व था वो सकुशल और निर्विघ्न एक तरीके से संपन्न हुआ और किसी भी हमारे पूरे जनपद में किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जाम की समस्या नहीं हुई है। उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा। साथ ही पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। बता दें, दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में है, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियां ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियां खरीदेंगे। 2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा ने बड़ा दावा किया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं प्रदेश में चला रही है और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि 2047 में भारत की आजादी की स्वर्णिम जयंती के मौके पर देश की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। (2025) 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। योजनाएं केंद्र से हमको मिल रही हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं। इस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य प्रगति करते हुए 2047 की ओर आगे बढ़ेगा, अपना योगदान देगा। रुड़की में पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। जन जागरूकता बाइक रैली को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई और प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की लत में डूब चुके हैं उनको इससे बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है और नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा एक शपथ ली गई थी नशे के विरुद्ध, जिसको सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद मेरा सभी लोगों से आह्वान भी है कि नशे के विरुद्ध जो हम लोगों की एक लड़ाई है उसमें सभी को हिस्सा करना है। इसमें जो नशे का जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे ही, कर भी रहे हैं। और लेकिन उसमें जो लोग जाने अनजाने इसकी गिरफ्त में चले गए हैं उसको इससे बाहर निकालने के लिए समाज की हम लोगों को जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे परिजनों का साथ में खड़े होने की जो इससे जूझ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से इनसे आह्वान भी मैंने किया कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।